हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और उसके बाद आधुनिक काल और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधी प्रश्न और नाटक व एकांकी, इन सभी के प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और इस समय हम उपन्यास संबंधी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां देख लीजिएगा। तो अभी हम जहां तक प्रश्नों को देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। हमने उपन्यास संबंधी जो प्रश्न है वो 525 प्रश्न संख्या 525 तक देख लिया था। अब अगला प्रश्न है कि वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच के, भूले बिसरे चित्र के, राग दरबारी के या विश्रामपुर का संत? तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, राग दरबारी। राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, जो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1969 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राग दरबारी उपन्यास भी बहुत सी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में लगा रहता है और ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और बहुत अच्छा उपन्यास है। ये 1968 में प्रकाशित हुआ था। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि राग दरबारी उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1968 ईस्वी। वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी के पात्र हैं और इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। जो स्थान है वो शिवपालगंज है। राग दरबारी पर इन्हें 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सूनी घाटी का सूरज जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अज्ञातवास 1962 में, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। राग दरबारी के जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं वैद्य जी, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ, जोगनाथ और इसके रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल जी। विश्रामपुर का संत ये भी श्रीलाल शुक्ल जी का ही है और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं कुंवर जयंती प्रसाद, राजश्री, धीरज सिंह। झूठा सच जो कि यशपाल का उपन्यास है, इसमें जयदेवपुरी और तारा और कनक ये प्रमुख पात्र हैं। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 1958 और 60। और उसके बाद भूले बिसरे चित्र, इसके जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं विद्या और ज्वाला प्रसाद। रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो ये सेवा सदन है। विकल्प सी सही होगा। सेवा सदन पहले बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। बाद में 1918 ईस्वी में इसे उन्होंने हिंदी में प्रकाशित किया था। आपको पहले भी बता चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे और उसके बाद उन्होंने अपने उपन्यासों को हिंदी में रूपांतरित किया है और कुछ मूल रूप से उन्होंने हिंदी में लिखे हैं। तो इनके जो उपन्यास हैं जो उर्दू में लिखे गए हैं वो आपको दिखा देती हूँ तो आपको और याद रहेगा अच्छे से। सबसे पहले देखिए कि मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो धनपत राय था। ये आपको पहले भी बताया गया है। धनपत राय श्रीवास्तव ये इनका पूरा नाम था और ये नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। तो पहली चीज मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में जो आपको ध्यान रखनी है, मुंशी प्रेमचंद जी पर एक अलग से भी वीडियो डाला गया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1880 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई है, 1936 ईस्वी में। और इनका जो मूल नाम है वो धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन ये नाम बदल करके नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था, जो कि इनका वास्तविक नाम ही अब हो गया है। हम सभी उन्हें प्रेमचंद के नाम से ही जानते हैं, न कि धनपत राय
के नाम से, क्योंकि वो प्रेमचंद नाम से लिखते थे। और ये इतना जो नाम प्रसिद्ध हुआ है, ये दिया किसने? तो ये दिया है उर्दू के लेखक दया नारायण निगम जी ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस नाम से वो जाने जाते हैं वो नाम दिया किसने? तो वो दिया दया नारायण निगम जी ने, और मूल नाम है धनपत राय। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। उपन्यास सम्राट इन्हें कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को। और किसने कहा है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कहा है, जो कि बंगला के हैं। आपको बता चुके हैं कि ये वही शरद चंद्र हैं जिन्होंने देवदास लिखी थी, और देवदास से तो हम सभी परिचित हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया जो हिंदी रूपांतरण है उसे देख लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। ये जो मूल उर्दू उपन्यास है, ये उनका प्रकाशन वर्ष, हिंदी रूपांतरण और उसका प्रकाशन वर्ष। इनका उर्दू में लिखा गया उपन्यास था असरारे माविद। तो असरारे माविद का जो कि प्रकाशन वर्ष है 1903 से 5 के मध्य ये प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण इन्होंने किया देवत्थान रहस्य नाम से, जो कि 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो असरारे माविद का नाम हिंदी में क्या हुआ? देवत्थान रहस्य। इसी तरह से हम खुरबा व हम सबाब 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। फिर हिंदी में इसका नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद जी ने रखा प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, जो कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो नाम है, हम खुरबा व हम सबाब। तो मान लीजिए ये दो सखियों के नाम है। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दो सखी, हम खुरमा व हम सबाब, ये आप मान लीजिए कि दो सखियों के नाम है। तो जब आप दो सखियों के नाम इन्हें ध्यान करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इसका जो हिंदी नाम है वो दो सखियों से मिलता जुलता है। तो क्या है? दो सखियों का विवाह। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, और दो सखियों का विवाह साथ हुआ। साथ शब्द से साथ याद रख सकते हैं, और ये 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनका उर्दू में ही लिखा गया उपन्यास है किश्ना, जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ था। इसे इन्होंने उर्दू से हिंदी में रूपांतरित किया गबन नाम से, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गबन जो कि उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, और ये हमें पता होना चाहिए कि गबन को उन्होंने मूल रूप से हिंदी में नहीं लिखा था। गबन को उन्होंने पहले उर्दू में लिखा था किश्ना नाम से, और फिर उसका हिंदी रूपांतरण किया था गबन नाम से। अगला है जलवाए इशार। जलवाए इशार का जो उन्होंने हिंदी अनुवाद किया वो किया वरदान नाम से। वरदान 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर किसी को वरदान मिल जाए, मान लीजिए आपको ही कोई वरदान मिल जाए या मुझे कोई वरदान मिल जाए, तो हम लोगों का जलवा हो जाएगा। तो जलवा शब्द से आप इसको जोड़ करके याद रख सकते हैं कि वरदान मिलने से क्या हो जाएगा? हमारा जलवा हो जाएगा। तो वरदान का जो उर्दू नाम था वो जलवाए इशार था। इसे इस तरह से आप याद रख सकते हैं, केवल याद रखने के लिए है। और इसके बाद जो अगला है बाजारे हुस्न, ये 1917 ईस्वी में बाजारे हुस्न नाम से प्रकाशित हुआ था। बाजारे हुस्न जो कि उर्दू में लिखा गया था। इसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने सेवा सदन नाम से किया, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे भी आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे कि बाजारे हुस्न का ही नाम सेवा सदन था। इसको एक तरीके से आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए कि ये इतना बड़ा सा एक बाजार है। ये क्या है? बाजार है, और बाजार के अंदर एक सेवा सदन है। बाजार के अंदर क्या है? एक सेवा सदन है। बाजार में एक सेवा सदन खुला है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो बाजार में क्या खुला है? सेवा सदन। या यूं कहें कि सेवा सदन कहाँ है, तो आपने कहा बाजार में है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, सेवा सदन और बाजार। बस सेवा सदन कहाँ बना हुआ है, तो हम जैसे ही आपसे पूछेंगे कि सेवा सदन कहाँ बना हुआ है, आप कहेंगे बाजार में बना हुआ है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1918 ईस्वी है। इसी तरह से गोशाए आफियत, और नाम है इसका प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय ये इसका हिंदी नाम है। गोशाए आफियत ये उर्दू में प्रकाशित हुआ था, और प्रेमाश्रय नाम से ये हिंदी में प्रकाशित हुआ 1922 ईस्वी में। इसी तरह से चौगाने हस्ती रंगभूमि नाम से हिंदी में आया, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उर्दू में इसका नाम चौगाने हस्ती था, और हिंदी में इसे रंगभूमि के नाम से प्रकाशित किया गया मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1925 ईस्वी में।
असरारे माविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। जैसा कि अभी हमने देखा, ये असरारे माविद ये उर्दू भाषा में उनका लिखा उपन्यास है और ये पहला उपन्यास है जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था देवोत्थान रहस्य नाम से। तो असरारे माविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो असरारे माविद। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। सेवा सदन जो कि उन्होंने हिंदी में लिखा, ये पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है, लेकिन ये मूल रूप से हिंदी में नहीं लिखा गया था। सेवा सदन पहले उर्दू में लिखा गया था बाजारे हुस्न के नाम से, जिसे सेवा सदन नाम से 1918 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो कायाकल्प है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है प्रश्न, कायाकल्प कब प्रकाशित हुआ था, 1926 ईस्वी में। और ये पहला उपन्यास है जिसे उन्होंने मूल रूप से हिंदी में लिखा था। अभी तक हम देख रहे थे कि सारे उपन्यास उन्होंने पहले उर्दू में लिखे, फिर उसे हिंदी में रूपांतरित किया, लेकिन कायाकल्प ऐसा उपन्यास है जिसे उन्होंने मूल रूप से हिंदी में ही लिखा था। और कब लिखा, तो 1926 ईस्वी में। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की थी। ये इनका एक मात्र ऐतिहासिक उपन्यास है और बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा रूठी रानी। ये जितनी भी चीजें अभी हमने इस एक पृष्ठ पर देखी हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको इसे याद रखना है। हिंदी का मुंशी प्रेमचंद जी का हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है, कायाकल्प। हिंदी में मूल रूप से जो कि हिंदी में लिखा गया है कौन सा है, कायाकल्प है, और 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले ऐसा नहीं कि उन्होंने उपन्यास नहीं लिखे थे, वो उन्होंने पहले उर्दू में लिखे थे, फिर हिंदी में रूपांतरित किए थे, लेकिन कायाकल्प ऐसा है जो सीधा हिंदी में ही लिखा गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है। प्रेमचंद जी का रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो रूठी रानी कैसे मानेंगी, रूठी रानी प्रेम से मान जाएंगी। कोई भी रूठा हो तो उसको कैसे मनाना है, प्रेम से मना सकते हैं, बहुत आसान है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि रूठी रानी उपन्यास किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। और ये इनका एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इतिहास में रानियां हुआ करती थी, रानी और राजा की बात हम सुनते हैं तो वो इतिहास में ही देखने को मिलती है। तो रूठी रानी ऐतिहासिक उपन्यास हो गया। और रूठी रानी कैसे मानेंगी, तो प्रेम से मानेंगी, प्रेम से मुंशी प्रेमचंद, ध्यान रख सकते हैं। और ये 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जलवाए इसार का हिंदी रूपांतरण किस नाम से हुआ था, तो जलवा कब होगा आपका, जब आपको वरदान मिल जाएगा। तो इस तरह से वरदान उपन्यास जो इनका है, ये जलवाए इसार नाम से उर्दू में लिखा गया था। बाजारे हुस्न सेवा सदन, तो बाजार में क्या है या सेवा सदन कहाँ है, तो हमने कहा बाजार में बना हुआ है सेवा सदन। तो इस तरह से आप बाजारे हुस्न सेवा सदन ध्यान रखेंगे। तो ये सारे उपन्यास आपको याद रखने हैं। किश्ना गबन नाम से प्रकाशित हुआ था 1931 ईस्वी में। तो ये जो उनके मूल रूप से उर्दू में लिखे उपन्यास थे और बाद में हिंदी में प्रकाशित हुए, वो हमने देख ली। और ये चीज अगर आप सही से समझ गए होंगे तो आगे आने वाले बहुत से प्रश्न आप बहुत आसानी से उन्हें याद कर लेंगे और बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी के जो हिंदी उपन्यास हैं उनको भी हमें याद करना है, उन्हें भी देखना है। तो उन्हें भी हम देख ही लेते हैं क्योंकि उससे जुड़े हुए प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी के हिंदी उपन्यास हैं और रचना क्रम के अनुसार लिखे हुए हैं। पहला जो उनका उपन्यास है वो है देवोत्थान रहस्य। देवोत्थान रहस्य अभी हमने देखा, ये असरारे माविद का हिंदी रूपांतरण है जो कि 1905 ईस्वी में ये रूपांतरित किया गया था। और इसमें मंदिरों और तीर्थ स्थानों में जो फैला भ्रष्टाचार है, पाखंड है, उसकी आलोचना मिलती है। ये बहुत पूछा जाता है, जैसे कह दिया जाता है कि ये जो विषय वस्तु है ये किस उपन्यास की है, तो मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार और पाखंड की आलोचना मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में की गई है, तो आपको ध्यान रखना है देवस्थान रहस्य। देवस्थान रहस्य से ही आप समझ रहे होंगे कि देव स्थान की जो बात है उसके रहस्य की बात कही जा रही है कि देव के स्थान का जो रहस्य है। तो मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैला जो भ्रष्टाचार है, पाखंड की आलोचना की गई है। दूसरा है प्रेमा जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ था। इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है, किसमें, प्रेमा में। सेवा सदन जो कि 1918 ईस्वी में आया। सेवा सदन का पहले क्या नाम था, बाजारे हुस्न। इसमें वैश्य जीवन से संबद्ध जो समस्या है उसका चित्रण किया गया है।
वरदान 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो वरदान का पहले क्या नाम था? जलवाए इसार। जैसा कि आपको अभी बताया, जलवाए इसार वरदान का नाम था। और वरदान कब प्रकाशित हुआ? तो 1921 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष हमें देखते हुए चलना है, ध्यान रखने हैं। तो वरदान आपको मिले, वो भी कितने मिल गए? 21 मिल गए। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि वरदान मिले भी तो कितने सारे मिल गए? 21 वरदान मिले हैं। जब भी आपसे पूछूं कि कितने वरदान आपको मिले हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको 21 वरदान मिले हैं। और इससे आप याद रख सकते हैं कि ये 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रेम और विवाह की जो समस्या है उसका चित्रण मिलता है। प्रेमाश्रम जो इनका उपन्यास है, ये गोशाए आफियत नाम से उर्दू में पहले लिखा गया था, गोशाए आफियत। तो प्रेमाश्रम ये प्रकाशित कब हुआ? 1922 ईस्वी में। औपनिवेशिक शासन में जमींदार और किसानों के संबंध का इसमें चित्रण मिलता है। प्रेमाश्रम 1922। रंगभूमि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उपन्यास। और ये औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की जो शोषण नीति है, अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण और चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। 1925 ईस्वी में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ, रंगभूमि। तो रंगभूमि कब प्रकाशित हुआ? 1925। ये भी बहुत पूछा जाता है। ये सारे क्रम आपको ध्यान रखने हैं। अभी सेवा सदन 18, वरदान कितने मिले थे? 21 मिले थे। प्रेमाश्रम, प्रेम का अगर आश्रम बनाना हो तो क्या कोई अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता है? नहीं, कम से कम दो लोग तो चाहिए ही मिल करके बनाने के लिए प्रेम का आश्रम। तो दो बाद में रहेगा लास्ट में। तो 1922 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। रंगभूमि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कायाकल्प 1926 ईस्वी में आया। ये ध्यान रखिएगा, ये इनका ऐसा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का जिसे उन्होंने मूल रूप से हिंदी में लिखा था। अभी तक क्या थे, जो उपन्यास थे वो उर्दू में लिखे गए थे और उनका रूपांतरित किया गया था उन्हें हिंदी में। कायाकल्प में पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है, ये मिलता है। निर्मला 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। इसके विषय में आपको बताया था पिछली क्लास में। जो निर्मला उपन्यास है उसमें निर्मला का दहेज के कारण, क्योंकि उसके जो पिता हैं वो दहेज देने में समर्थ नहीं होते हैं, तो एक अधेड़ व्यक्ति से उसका विवाह हो जाता है। तो दहेज और अनमेल विवाह की जो समस्या है वो निर्मला में दिखाई गई है। गबन जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो गबन का पहले नाम क्या था? किष्णा। इसमें मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है। कर्मभूमि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार और दलित किसानों के उत्थान की कथा इसमें मिलती है। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का अंकन इसमें मिलता है। जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास, ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 36 ईस्वी में ही मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया था। इसके बाद जो मंगलसूत्र उपन्यास इनका प्रकाशित हुआ है, ये 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह अधूरा उपन्यास था, ये पूरा उसे लिख नहीं पाए थे, ये इनके पुत्र ने बाद में पूरा किया था, अमृत राय जी ने। मंगलसूत्र ये इनका अंतिम उपन्यास है। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो वो गोदान है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया था। पहले जो प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ था इनका उपन्यास, ये भी हमने देखा था, प्रेमा 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको इन्होंने संशोधित कर करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था, संशोधित किया था। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेम ने क्या करा? प्रतिज्ञा ली। प्रेम क्या करता है? प्रतिज्ञा लेता है उसे पूर्ण करने की। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेम शब्द से प्रतिज्ञा याद रख सकते हैं। तो प्रेमा उपन्यास जो कि इनका 1907 में प्रकाशित हुआ था, उसे उन्होंने 1929 ईस्वी में प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया था। तो ये उनके कुछ महत्वपूर्ण जो उपन्यास है उनका प्रकाशन वर्ष, और उसमें जो जिस विषय को लेकर के बात लिखी गई है, उसका जो कथानक है वो जिस विषय को लेकर के है, वो सारी चीजें हमने महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए हैं, विस्तार से नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने से ये हो जाएगा कि अब जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन अभ्यास के पहले अगर एक मोटे तौर पर हम इन चीजों को देख लेते हैं तो अभ्यास में आसानी होती है।
अब हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। जहां तक हमने देख लिया था, यहां तक देखा था कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था, तो सेवा सदन, विकल्प सी सही होगा। अभी हमने देखा सेवा सदन का नाम क्या था, बाजारे हुस्न। और इसके बाद प्रेमचंद का सेवा सदन 1918 ईस्वी उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से लिखा गया, जबकि जो प्रेमाश्रम है ये 1922 ईस्वी में, रंगभूमि 1925 में और कायाकल्प 1926 इनके अन्य उपन्यास हैं। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है और प्रेमाश्रम उपन्यास पहले उर्दू में गोशाए आफियत नाम से तथा रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें इन्हें हम देख भी चुके हैं अभी। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि सुमेलित कीजिए। कुछ उपन्यास दिए गए हैं और कुछ उनके लेखक दिए हैं, उनको सुमेलित करना है कि कौन सा उपन्यास किस लेखक का है। तो दिल एक सादा कागज, ये राही मासूम रजा का है। धरती धन ना अपना, जगदीश चंद्र माथुर जी का है। जाग मछंदर गोरख आया, विश्वंभर नाथ उपाध्याय का है। और नागफनी का देश, ये किसका है, तो ये अमृत राय का है, अमृत राय जी का है नागफनी का देश। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दिल एक सादा कागज है, सादा कागज है अर्थात बहुत मासूम है। दिल क्या है, बहुत मासूम है, एक सादे कागज की तरह। तो इस तरह से आप जोड़ करके मासूम शब्द से राही मासूम रजा याद रख सकते हैं। दिल एक सादा कागज। धरती धन ना अपना, ये जो धरती धन है या जो भी संपत्ति है वो अपनी नहीं है, किसकी है, जगदीश की है। जगदीश जो कि भगवान जी का नाम है, तो धरती धन अपना नहीं है, किसका है, जगदीश का है, उन्होंने ही दिया है। तो धरती धन ना अपना जगदीश चंद्र माथुर जी का हो गया। जाग मछंदर गोरख आया, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कह रहे हैं जाग मछंदर गोरख आया, मतलब तुम अभी सो रहे हो, जागो, पूरा विश्व जान गया है और पूरे विश्व को जानने के बाद वो उसको भी जगा रहे हैं। तो जाग मछंदर गोरख आया, विश्व जान चुका है। तो विश्व से आप विश्वंभर नाथ उपाध्याय याद रख सकते हैं इस तरह से जोड़ करके। इसी तरह से नागफनी का देश अमृत राय का है। अमृत राय कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। इनका ये उपन्यास है नागफनी का देश। तो नागफनी का देश अमृत राय का है। ये आप कैसे याद रखेंगे, इसको भी आप एक तरीके से याद रख सकते हैं। मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा सा देश है और ये देश है नागफनी का देश। ये देश कौन सा है, ये नागफनी का देश है। सारी यहाँ पे नागफनी लगी हुई है और इसी के बीच में यहाँ पर क्या रखा है, अमृत रखा है। ये अमृत रखा हुआ है। तो अमृत कहाँ रखा हुआ है, नागफनी के देश में। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। सिर्फ याद रखने के लिए कह रही हूँ, आपको कोई भी तरीका समझ में आए, चीजें आपको याद रहनी चाहिए। एक बार आप किसी तरीके से याद कर लें, फिर वो तरीका आपको नहीं याद रहेगा। आप निरंतर यदि अभ्यास करते रहेंगे तो बस फिर आपको जैसे ही आप देखेंगे नागफनी का देश, आपको तुरंत याद आएगा अमृत राय। बस शुरू में कुछ समस्या होती है याद करने में, फिर चीजें हमें हमेशा याद रह जाती हैं। तो नागफनी का देश किसका है, अमृत राय का उपन्यास है। राही मासूम रजा के जो प्रमुख उपन्यास हैं वे हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, कटरा भी आरजू आदि। अमृत राय के प्रमुख उपन्यास हैं बीज, नागफनी का देश, जंगल, कुआं आदि। जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास है आधा पुल, मुट्ठी भर काकर, लाट की वापसी आदि। और विश्वंभर नाथ उपाध्याय के प्रमुख उपन्यास हैं जाग मछंदर गोरख आया और जोगी मत जा आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है, मेहता की, खन्ना की, लेखक की या राय साहब की। तो विकल्प बी सही होगा, लेखक की। ये जो टिप्पणी उसमें गोदान उपन्यास में मिलती है वो लेखक की है। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी लेखक की है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वो उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम में रचनाएं लिखते थे और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयानारायण निगम ने दिया था। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ चुके हैं। प्रेमचंद्र जी ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया था। किस तरह के आदर्शोन्मुख, आप जब मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि उसमें एक आदर्श की बात की गई है कि चीजें मतलब अपने आदर्श स्वरूप में कैसी होनी चाहिए। तो एक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वे हैं देवोत्थान रहस्य। देवोत्थान रहस्य जो उर्दू में लिखा गया था वो किस नाम से लिखा गया था, असरारे माविद नाम से।
और वो बाद में हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ। प्रेमा को उन्होंने किस नाम से बाद में प्रकाशित करवाया था 1929 ईस्वी में? तो प्रेमा प्रतिज्ञा नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन का पहले क्या नाम था? बाजारे हुस्न, क्योंकि सेवा सदन कहाँ बना हुआ है? बाजार में बना हुआ है, और ये 1918 में प्रकाशित हुआ था। वरदान मिलने से क्या होगा? जलवा हो जाएगा, तो जलवाए इसार। वरदान का पहले क्या नाम था? जलवाए इसार, जो कि 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेम आश्रम 1922 में, रंगभूमि 25 में, कायाकल्प 26 में। कायाकल्प जो उपन्यास है इनका, ये हिंदी में मूल रूप से लिखा गया है। इनका हिंदी का पहला उपन्यास है। निर्मला 1927 ईस्वी में, गबन 1931 में। गबन का पहले क्या नाम था? कृष्णा। और कर्मभूमि 1932 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। और गोदान 1936 ईस्वी में। अब जितने भी बार हम इनके उपन्यास देखेंगे, हमें सन बार बार बोलना है, बार बार हमें उसके उर्दू नाम बोलने हैं। इसी तरह से चीजें आपको याद रहेंगी। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि इतने सारे सन हैं कैसे याद होंगे, इतने सारे नाम हैं कैसे याद होंगे। जब आप निरंतर उसका अभ्यास करते रहेंगे तो वो अपने आप आपको याद होता जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे, जैसे ही आपके सामने लिखा होगा नागफनी का देश, आप बिल्कुल आंख बंद करके तुरंत बोल देंगे अमृत राय, क्योंकि वो आपको इतना ज्यादा आपने पढ़ लिया होगा कि वो बिल्कुल आपकी जबान पे रट जाएंगी चीजें। अगला है कि किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्पों में तीन नाम दिए गए हैं। उन 3 नाम में से कोई एक नाम ऐसा है जो कि गोदान में नहीं है स्त्री पात्र के रूप में। तो विकल्प सी सही होगा, धनिया, मालती और वृंदा, क्योंकि इसमें वृंदा नाम की कोई महिला पात्र नहीं है। धनिया है, मालती है, लेकिन वृंदा नाम की कोई महिला गोदान में नहीं है। विकल्प सी के अंतर्गत लिखित स्त्री पात्र वृंदा गोदान की कथा में नहीं है। गोदान 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। और गोदान में किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान के जो प्रमुख पात्र हैं वो निम्नलिखित हैं: होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, पुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा। और इसके जो नगरीय पात्र हैं, जैसा कि आपको बताया था, प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है गोदान, इसमें 2 जगह की कथा साथ साथ चलती है, एक ग्रामीण जीवन की और एक नगरीय जीवन की। तो जो नगरीय पात्र हैं वे हैं ओंकारनाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहब और अमरपाल सिंह। असरारे माविद, जो कि उर्दू में लिखा गया था, ये प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। कायाकल्प 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी, जो कि अभी हमने देखा कि रूठी रानी इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। और इसको कैसे याद किया कि जो रूठी रानी है वो कैसे मानेंगी? प्रेम से मानेंगी। तो प्रेम से मुंशी प्रेमचंद। और कब प्रकाशित हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। प्रेमाश्रम कब प्रकाशित हुआ था? 1922 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। और ये जो है, इसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। तो और इसका पहले क्या नाम था ये भी ध्यान कर लीजिए कि प्रेमाश्रम का उर्दू में क्या नाम था। तो उर्दू में इसका नाम था गोशाए आफियत। बच्चन सिंह ने मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेम आश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? ये कथन है राम सेवक का। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है धनिया, गोबर और झुनिया। तो विकल्प ए राम सेवक बिल्कुल सही होगा। गोदान में यह कथन राम सेवक का है। गोदान के अन्य पात्रों के कथन यहाँ पर दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण कथन है उन्हें भी देख लेते हैं। होरी गोबर से कहता है कि हमारी गर्दन दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। ये बात होरी ने गोबर से कही है। गोबर और होरी का संवाद है कि भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या।
यही झुनिया गोबर से कहती है कि बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करे सब ठीक, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। होरी धनिया से कहता है जब दूसरे के पावों के तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पावों को सहलाने में ही कुशल है। ये हो सकता है आपको एक से लग रहे हो संवाद, लेकिन इन संवाद में अंतर है। यहाँ पर कहा गया है कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निवाह नहीं हो सकता। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि उन पावों को सहलाने में ही कुशल है। तो वो जो ऊपर वाली बात है वो होरी गोबर से कह रहा है और ये बात उसने अपनी पत्नी धनिया से कही है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। अभी हमने देखा कब प्रकाशित करवाया था, 1929 ईस्वी में। रंगभूमि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास इसे कहा है। अर्थात बच्चन सिंह का मानना है कि जो रंगभूमि उपन्यास है उसमें गांधीवादी जीवन दर्शन मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त बात इनमें से कौन सी है। जो मृणाल है वो त्यागपत्र की पात्र है। त्यागपत्र क्या है, ये जैनेन्द्र का उपन्यास है, उसकी नायिका है मृणाल। यहाँ पर 4 बातें दी गई हैं, उनमें से उसके संबंध में कौन सी अनुपयुक्त है अर्थात गलत है। आत्मपीड़न सही है, पर दया भाव ये भी सही है, अपनी नियत की स्वयं निर्मात्री है ये भी सही है, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह ये गलत है। ऐसा उसके मन में कुछ नहीं था कि समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह हो। बाकी वो आत्मपीड़न, पर दया भाव और अपनी नियत की स्वयं निर्मात्री थी। त्यागपत्र की जो मृणाल है उसके व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन है समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। शेष विकल्पों के कथन सही हैं। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक कौन है, तो प्रेमचंद जी हैं। जबकि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। जैनेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की, कौन कौन से, तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी और दशार्क, ये सब जैनेन्द्र जी के बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं कि त्यागपत्र किसका उपन्यास है, तो जैनेन्द्र का है। कब प्रकाशित हुआ, 1937 ईस्वी में। सुनीता 1934 ईस्वी में। परख 1929 ईस्वी में। ये सभी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला है निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ क्या है। मनोवैज्ञानिक है, राजनैतिक है, ऐतिहासिक है या आंचलिक है, तो विकल्प ए सही होगा, मनोवैज्ञानिक। त्यागपत्र का जो प्रमुख संदर्भ है वो मनोवैज्ञानिक है। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे तथा डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। त्यागपत्र 1937 ईस्वी में जो कि प्रकाशित हुआ था, ये जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख जो पात्र हैं वे हैं प्रमोद, मृणाल और दयाल। परख 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। इसका केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। सुनीता 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र ने श्रीकांत, सुनीता और हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन कौन सा है। इनमें से त्यागपत्र में कौन सा कथन है जो प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाता है, तो पहला है उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है, सही है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है, समाधान की तलाश में बेचैन रहता है। और चौथा है आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। तो ये कथन उसके चरित्र से मेल नहीं खाता है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करना। शेष विकल्पों के कथन प्रमोद के चरित्र से मेल खाते हैं। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा और अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र का त्यागपत्र एक मनोविश्लेषणात्मक तथा नायिका प्रधान आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें नारी जाति संबंधी समस्याओं को उठाया गया है। जैनेन्द्र ने त्यागपत्र में मृणाल की व्यथा लिखी है, लेकिन उसकी समस्याएं केवल उसी की अपनी समस्याएं नहीं है, अपितु उसकी सारी समस्याएं एक सामान्य नारी जाति से भी संबंधित हैं। त्यागपत्र में लेखक सिर्फ मृणाल का चरित्र उद्घाटित करना चाहता है, ऐसा वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है और इस प्रक्रिया में प्रमोद का चरित्र भी उद्घाटित होता रहा है।
प्रमोद जो है वो न्यायप्रिय है, परंतु वह कुछ कर नहीं सकता, केवल मृणाल के दुख को महसूस कर पाता है। लेखक प्रमोद के अपराध बोध से उत्पन्न इस कृत्य को महत्वपूर्ण मानकर उपन्यास का जो शीर्षक रखा गया है वो है त्याग पत्र। अगला प्रश्न है कि क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? दत्ता बाबू का, दास साहब का, बिंदा का या महेश शर्मा का? तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। ये जो कथन है वो है बिंदा का। महाभोज उपन्यास से यह कथन बिंदा का है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उपन्यास की दृष्टि से महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र दा साहब, विशेषर, बिंदा, हीरा, सुकुल बाबू, जोरावर आदि हैं। दा साहब कहते हैं कि कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाते हैं। बिंदा का कथन है और जो जिंदा हैं वे अब जी नहीं सकते, अपने इस देश में मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत। सुकुल बाबू का कथन है कि गांठ बांध लीजिए, यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही, उसे लगाव आपसे नहीं अपनी कुर्सियों से है। अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1979 ईस्वी है, सन 1979। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है सन 1978, सन 1980, सन 1981। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, फिर इसे नाटक के रूप में 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है और सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो महाभोज उपन्यास है वो सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया उपन्यास है और सरोहा गांव है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में ये स्थित है। मन्नू भंडारी कृत जो उपन्यास है वे है आपका बंटी, स्वामी आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। आपका बंटी ये बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया इनका उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? भिखारिणी, माँ, चित्रशाला और चंद्रकांता। तो विकल्प डी सही होगा, चंद्रकांता। चंद्रकांता उपन्यास से हम सभी परिचित हैं। चंद्रकांता उपन्यास देवकीनंदन खत्री जी का है जो कि इतना प्रसिद्ध हुआ, इतनी प्रसिद्धि इसने प्राप्त की कि जो गैर हिंदी भाषी लोग थे उन्होंने चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी थी। चंद्रकांता विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की रचना नहीं है, बल्कि चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, जबकि भिखारिणी, चित्रशाला और माँ विश्वंभरनाथ शर्मा की रचनाएं हैं और चित्रशाला शर्मा जी का कहानी संग्रह है। चित्रशाला विश्वंभरनाथ शर्मा जी का कहानी संग्रह है, न कि उपन्यास। अगला प्रश्न है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है। तो पहला है ये यथार्थ पर आधारित है, तो नहीं, क्योंकि देवकीनंदन खत्री जी तिलस्मी उपन्यास लिखते थे तो वो यथार्थ पर आधारित नहीं होते थे। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि वह पाठकों को बांधने में समर्थ है। या ये जासूसी उपन्यास है, तो जासूसी उपन्यास उन्होंने नहीं लिखे, उन्होंने तिलस्मी उपन्यास लिखे हैं। तिलस्मी अय्यारी तरह के जो उपन्यास होते हैं वो देवकीनंदन खत्री जी ने लिखे हैं और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उनके उपन्यास की वो ये है कि इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। जब कथानक रोचकता के साथ आगे बढ़ता है तो पाठकों के मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आगे क्या होगा और वो बंधे रहते हैं उस कथा से और उसे एक क्रम से, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रकांता उपन्यास ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी, तो उसका जो एक मूल कारण था वो यही था कि उसमें इतनी रोचकता थी कि पाठक उससे बंधे रहते थे। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। यह कथन देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में सत्य है। बाबू देवकीनंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलस्मी उपन्यास लेखक हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस किताब का रसास्वादन
इस किताब के रसास्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी और नरेंद्र मोहनी आदि। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? तो नदी के द्वीप उपन्यास है अज्ञे जी का, जो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की परिक्रमा की गई है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं भुवन, रेखा, गौरा और चंद्रमाधव। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनके उपन्यास शेखर एक जीवनी, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 40 और 44। भाग 1 1940 में प्रकाशित हुआ था और भाग 2 1944 में। नदी के द्वीप 1951 में प्रकाशित हुआ, अपने अपने अजनबी 1961 में। इनके काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, इत्यलम, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? फणीश्वरनाथ रेणु, हिमांशु जोशी, अमृत राय या इलाचंद्र जोशी? तो फणीश्वरनाथ रेणु विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। इनका मैला आंचल अपनी आंचलिकता के लिए ही प्रसिद्ध है और इस उपन्यास के कारण इन्हें बहुत प्रसिद्धि हासिल हुई थी। इस उपन्यास को हम लोग देख भी चुके हैं, ये पुस्तक आपको दिखाई थी। मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे आदि ये इनके उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य। और हिमांशु जोशी के उपन्यास है अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है आदि। अगला प्रश्न है कि हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो अभी हम लोग देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता की चर्चा कर रहे थे कि एक ऐसा उपन्यास हुआ जिसको पढ़ने के लिए गैर हिंदी भाषी जो लोग थे उन्होंने हिंदी भाषा को सीखा था। तो उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री की कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्म और अय्यारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी और चंद्रकांता संतति। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान, 1 सुजान तथा रहस्य कथा। शरदचंद्र चटर्जी ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था, ये हम पहले भी देख चुके हैं। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? सुरेंद्र मोहन पाठक को, किशोरीलाल गोस्वामी को, गोपाल राम गहमरी को या ओम प्रकाश शर्मा को? तो विकल्प सी सही होगा, गोपाल राम गहमरी। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय गोपाल राम गहमरी को जाता है। पाश्चात्य साहित्य में आर्थर कारण डायल ने जासूसी उपन्यास लिखे हैं, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसीलिए इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है गोपाल राम गहमरी को, क्योंकि जब पाश्चात्य साहित्य में देखते हैं तो जो आर्थर कानन डायल थे इन्होंने जासूसी उपन्यास पर बहुत काम किया है। इस कोटि के उपन्यासों में प्रायः चोरी, डकैती, खून आदि से संबंधित घटनाएं होती हैं। हिंदी में लगभग 200 उपन्यासों की रचना गहमरी जी ने की, जिनमें गुप्तचर, अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश आदि हैं। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, लवंग लता व आदर्श वाला, चपला व नव्य समाज और अंगूठी का नगीना। अगला प्रश्न है कि वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा और प्रभा खेतान। तो मैत्रेयी पुष्पा विकल्प ए सही है। वह सफर था कि मुकाम था। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रहे, इदम नमम, चाक, झूला नट, आलमा कबूतरी, कहे ईसुरी फाग और त्रिया हट। वह सफर था कि मुकाम था मैत्रेयी पुष्पा का है। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो परीक्षा गुरु विकल्प बी सही होगा। रानी केतकी की कहानी, 100 अजान, 1 सुजान और चंद्रकांता अन्य उपन्यास है, लेकिन परीक्षा गुरु ये भारतेंदु कालीन ऐसा उपन्यास है जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, इससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी उदय भान चरित ईशा अल्लाह खां की रचना है, जबकि 100 अजान, 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट तथा चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है।
अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? तो मुझे चांद चाहिए ये रचना है सुरेंद्र वर्मा जी की। अन्य विकल्प है काशीनाथ सिंह, मुक्तिबोध और श्रीलाल शुक्ल। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। इस उपन्यास पर इन्हें 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर और सूनी घाटी का सूरज ये श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? कुछ उपन्यास दिए गए हैं और उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम क्या होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आएगा दिव्या, जो कि यशपाल का है और 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी जी का है, ये 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अमृत और विष अमृतलाल नागर का है, 1966 में प्रकाशित हुआ। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल जी का है, 1987 में प्रकाशित हुआ। तो विकल्प ए इसके अनुसार सही होगा। पहले दिव्या, फिर जहाज का पंछी, फिर अमृत और विष और उसके बाद पहला पड़ाव। इसके बाद प्रश्न है कि बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? तो बांधो न नाव इस ठाव जो उपन्यास है वो है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। इस तरह की कविता भी है, वो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो आपको इसमें भ्रमित नहीं होना है, एक से नाम है बांधो न नाव इस ठाव, ये निराला जी की इस तरह से कविता है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, ये इनकी कविता है। जबकि इसी नाम से बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास भी है, वो उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। तो इनके जो अन्य उपन्यास हैं वे गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, पत्थर अल पत्थर आदि हैं। जबकि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये कविता है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बादल का राग, आराधना, अर्चना, परिमल, गीतिका आदि निराला की अन्य रचनाएं हैं। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या संस्मरण है? तो आधा गांव ये उपन्यास है राही मासूम रजा जी का। आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक राही मासूम रजा हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75 या सीन 75, कटरा भी आरजू। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। अन्य विकल्प है सांस्कृतिक, मिथकीय, प्रयोगवादी और प्रगतिवादी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा आदि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में हुआ था। विकल्प ए, यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है 1877, 1890, 1893। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। जबकि 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फुल्लौरी लिखित उपन्यास भाग्यवती, 1890 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित लवंग लता और आदर्श बाला है। जब हमने उपन्यास के प्रश्नों की शुरुआत की थी तब हमने उपन्यास से संबंधित कुछ मूल बातें जानी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है वो पंडित गौरी दत्त का है और इसे डॉक्टर गोपाल राय हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं और ये 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती ये 1877 में प्रकाशित हुआ और इसे विजय शंकर मल्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।